हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने खत्म किया थ्योरी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बच्चों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप लोगों ने पढ़ा प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। ये सभी टॉपिक करने के बाद आपने ये सीख लिया कि डिमांड का रिस्पॉन्स, डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एनी फैक्टर। अगर मैं आपको बोलूं कि डिमांड का रिस्पॉन्स तो आपको मेजर करना आता है, लेकिन यह नहीं पता कि आपकी फैक्ट्री में, आपकी फर्म में, आपके बिजनेस में, आपके इंडस्ट्री में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी फ्यूचर में। आप कितना प्रोडक्शन आज करोगे? बोलो। आपको आज प्रोडक्शन करना है, बट पता नहीं है फ्यूचर में कितना आपको बेचना है, कितनी डिमांड होगी। आप कितना प्रोडक्शन करोगे बच्चों? कितना स्टॉक में रखोगे? कितना प्लान करोगे? तो इस चीज के लिए इसका सॉल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का, कि आपको यह पता होना चाहिए कि फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी। फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी मुझे ये पता चल गया तो मैं प्रोडक्शन कर सकता हूं उस बेस पे कि मुझे कितना बनाना है, मेरी कल इतनी डिमांड होने होगी। तो बच्चों, कल कितनी डिमांड होगी, फ्यूचर में कितनी डिमांड होगी, उसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक टॉपिक को। बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत समझदार टॉपिक है, बहुत ही काम का टॉपिक है, डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग। व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग? बच्चों, अब तक आपने ये सीखा कि डिमांड क्या है, कौन करता है डिमांड, कितने टाइप्स की डिमांड होती है, डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब आप ये सीखने जा रहे हो कि डिमांड फोरकास्टिंग क्या है। अगर आप बिजनेस करेंगे, आप डिसीजंस लेंगे, और बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आप, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आप यही सीखते हैं कि आपको कैसे डिसीजन मेकिंग करना है। और डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपको शायद ऐसा डिसीजन लेना पड़े कि मैं आज कितना प्रोडक्शन करूं, बोल, मैं आज कितना सामान बनाऊं, मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करूं, कितना स्टॉक मेंटेन करूं, कितनी प्लानिंग करूं। तो जब तक आपको ये नहीं पता कि मेरा प्रोडक्ट कितना बिकने वाला है, मेरे प्रोडक्ट के कस्टमर कौन कौन से हैं, जो मेरे कस्टमर हैं वो कितना प्रोडक्ट मेरा लेंगे और लेंगे भी या नहीं लेंगे, उसके लिए मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में क्या होगी। तो फ्यूचर की डिमांड को मैं प्रिडिक्ट कैसे करूंगा? फ्यूचर इज नॉट प्रिडिक्टेबल बच्चों। भविष्य का कोई नहीं पता कल को क्या हो जाए, लेकिन आप अपने पास्ट बिहेवियर को देख के, अपने बिजनेस के, अपनी सेल्स के, अपने प्रोडक्शन के पास्ट बिहेवियर को देख के फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं। फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं ना। तो हम यही बात कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। फोरकास्टिंग मींस कि फ्यूचर में क्या होगा मैं वो जानना चाहता हूं, मैं बता सकता हूं कि क्या होगा अगर मुझे पास्ट बिहेवियर पता है तो, या आज करंट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके बेस में कल का बता सकता हूं कि कल क्या होगा। बच्चों, डिमांड फोरकास्टिंग मान लिया कि 100% एक्यूरेट नहीं होती, बट कुछ हद तक हम अंदाजा लगाकर अपनी प्लानिंग तो कर सकते हैं ना बच्चों। कुछ ना पता होने से अच्छा तो यह कुछ तो पता। तो डिमांड फोरकास्टिंग इसीलिए है कि आप अपने बिजनेस को एफिशिएंटली, स्मूथली चला पाओ। उसके लिए आप डिमांड फोरकास्टिंग पहले कर लो। अगर आप डिमांड फोरकास्टिंग नहीं करते हो तो आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, ज्यादा हो गया चलो ठीक है हम स्टोर कर लेंगे, बट अगर कम हुआ तो ऑन द स्पॉट आप प्रोडक्शन कैसे करोगे बच्चों? तो डिमांड फोरकास्टिंग यही है कि आप अपने करंट बिजनेस को आज ठीक से चलाना चाहते हैं, अपनी सेल्स को ठीक से करना चाहते हैं, अपने क्लाइंट्स को जोड़े रखना चाहते हैं, अपने कस्टमर्स को जोड़ के रखना चाहते हैं, तो आपके पास इतना प्रोडक्ट अवेलेबल हो कि आपके कस्टमर खाली ना जाए। उसके लिए आपको अंदाजा होना चाहिए कि कल मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, मैं उसके लिए आज ही प्रोडक्शन करूंगा, कल मैं ऑन द स्पॉट प्रोडक्शन तो नहीं करूंगा बच्चों। इसीलिए हम आज ये जानेंगे व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग। तो डिमांड फोरकास्टिंग कोई भी कर सकता है, कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोप्राइटर, कोई भी सोल प्रोप्राइटर, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म, एनी पर्सन और एनी इंस्टीट्यूशन कैन डू डिमांड फोरकास्टिंग फॉर देयर बिजनेस। तो डिमांड फोरकास्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है फॉर एनी बिजनेस। तो डिमांड फोरकास्टिंग कितने टाइप्स की हो सकती है? डिमांड फोरकास्टिंग बहुत सारे टाइप की हो सकती है बच्चों। आप इंडिविजुअल फर्म के बेस पे फोरकास्टिंग कर रहे हो, वो फर्म फोरकास्टिंग है, छोटी फोरकास्टिंग है। आप ओवरऑल इंडस्ट्री की फोरकास्टिंग कर रहे हो, इंडस्ट्री फोरकास्टिंग है। आप पूरी इकोनॉमी की फोरकास्टिंग कर रहे हो किसी प्रोडक्ट के लिए, तो वो मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग है। आप ये जानना चाहते हो मेरी इकोनॉमी की आने वाले सालों में नेशनल इनकम क्या होगी,
नेक्स्ट ईयर मेरी कंट्री की नेशनल इनकम क्या होगी, नेक्स्ट ईयर मेरी कंट्री में कितने परसेंट लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, कितने परसेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, कितने लोगों को काम मिलेगा, कितने को नहीं मिलेगा। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब फोरकास्टिंग है। तो फोरकास्टिंग तो वेदर की भी होती है, हम वेदर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के अंदर कौन सी फोरकास्टिंग करोगे बच्चों, इकोनॉमिक्स के अंदर आप प्रोडक्ट की, नेशनल इनकम की, किसी भी फर्म के सेल्स की, प्रोडक्शन की, इन्वेंट्री की, डिमांड की, किसी की फोरकास्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो डिमांड फोरकास्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या है बच्चों, मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। डिमांड फोरकास्टिंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट, या हम बोलते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो जरूरी है, किस लिए, टू एस्टिमेट द फ्यूचर मार्केट डिमांड, कि कल मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, उसके लिए मैं आज डिमांड की फोरकास्टिंग करना चाहता हूं। So the process of forecasting is based on reliable statistical data of past and present behavior, trends, etc. आप कल की डिमांड फोरकास्ट कैसे करेंगे, आप कल यानी फ्यूचर की डिमांड फोरकास्ट कैसे करेंगे, या तो आपका पास्ट का डेटा पता हो आपको कि पहले क्या था। आपने बहुत जगह ग्राफ्स देखे होंगे बच्चों, ग्राफ्स बने होते हैं, ग्राफ्स के बेस पे हम देखते हैं कि कल का ग्राफ कहां जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड भी है, ट्रेंड मेथड भी है, बहुत सारे मेथड है जिसके अकॉर्डिंग आप डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हो बच्चों। वो लास्ट टॉपिक होगा बिल्कुल कि मेथड्स क्या है डिमांड फोरकास्टिंग के। सबसे पहले सुनिए कि डिमांड फोरकास्टिंग होता क्या है। तो डिमांड फोरकास्टिंग 100% एग्जैक्ट एक्यूरेट तो नहीं हो सकती, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं अपने बिजनेस को स्मूथ और इफेक्टिव एफिशिएंट तरीके से चलाने के लिए। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, मुझे कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, कितना इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहिए बच्चों। तो डिमांड फोरकास्टिंग कैन नॉट बी 100% accurate, but it gives reliable estimate of the possible outcome with a reasonable accuracy. कुछ हद तक, कुछ एक्यूरेसी के साथ मैं अंदाजा तो लगा ही सकता हूं कल क्या होगा। तो बच्चों, डिमांड फोरकास्टिंग का क्या स्कोप है, डिमांड फोरकास्टिंग का स्कोप मतलब डिमांड फोरकास्टिंग कहां तक आप कर सकते हो। डिमांड फोरकास्टिंग आप अपने लोकल एरिया से लेके इंटरनेशनल एरिया तक फोरकास्टिंग कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, आप कहां तक बिजनेस करते हो, किस प्रोडक्ट में बिजनेस करते हो, किस जगह बिजनेस करते हो, कितना आपका बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, उस पर डिपेंड करता है आप डिमांड फोरकास्टिंग कैसी करो। तो बच्चों, अगर हमें ऑन द स्पॉट इमीडिएट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं, हम शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग भी करते हैं। हमें लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन लेना है, बड़े प्लान के डिसीजन लेना है, हम लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग भी करते हैं। तो डिमांड फोरकास्टिंग कैसे भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, माइक्रो, मैक्रो, उसके अलावा हम बोलते हैं नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल। तो डिमांड फोरकास्टिंग की बहुत सारे टाइप्स हैं। तो एक्चुअल में डिमांड फोरकास्टिंग है क्या, कि प्रिडिक्शन फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना रिगार्डिंग आपके बिजनेस के बहुत सारी एक्टिविटीज, चाहे वो प्रोडक्शन की हो, चाहे वो इन्वेंट्री की हो, चाहे वो सेल्स की हो, चाहे वो परचेज की हो, इनपुट परचेज करनी है, कुछ भी हो सकता है। तो डिमांड फोरकास्टिंग वेरियस जगहों पर बहुत सारे एक्टिविटीज के लिए हम डिमांड फोरकास्टिंग अपने बिजनेस में कर सकते हैं बच्चों। तो डिमांड फोरकास्टिंग का फायदा क्या है, यूजफुलनेस क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग के बेनिफिट्स क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है बच्चों, कि डिमांड फोरकास्टिंग इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजर्स एज इट रिड्यूस अनसर्टेनिटी। अगर मैंने डिमांड फोरकास्टिंग कर ली, देखो फ्यूचर इज नॉट सर्टेन, फ्यूचर सर्टेन नहीं होता, फ्यूचर इज अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है। पर मैं फ्यूचर में जो मेरे साथ कुछ अनकंटिजेंसीज या कुछ गलत चीजें होने वाली हैं, तो उसको मैं रोक सकता हूं। उसके लिए मैं आज प्रिकॉशन तो एटलीस्ट ले सकता हूं ना, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, मैं प्रिकॉशन ले लेता हूं। तो आप बिजनेस में भी ऐसे ही करते हैं, आपको नहीं पता कल सेल्स कितनी होंगी, कल डिमांड कितनी होगी, आप प्रिकॉशंस तो ले सकते हो जो आप ले सकते हो कि कल आप लॉस से बच जाओ। उसी के लिए हम करते हैं बच्चों डिमांड फोरकास्टिंग। बहुत सिंपल चीज होगी, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं, कि बहुत सारे डिसीजन हमें फ्यूचर में लेने होते हैं, एनवायरमेंट बदलता रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम आज एटलीस्ट आज का बिहेवियर या पुराने पास्ट बिहेवियर को जज करके फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर सकते हैं, ताकि हम कल बच जाएं किसी भी लॉस से। इसलिए करते हैं हम डिमांड फोरकास्टिंग बच्चों। उसके अलावा फोरकास्टिंग हेल्प करती है प्लानिंग करने में हमें। उसके बाद बच्चों कुछ ऐसे यूजफुलनेस हैं डिमांड फोरकास्टिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला, कि अगर आपको प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी है बच्चा,
अगर आपको प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी है, आप डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे कि आज मैं कितना प्रोडक्शन करूं। मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, मैं कितना प्रोड्यूस करूं। तो कितना प्रोड्यूस करूं, मैं सोचने लगता हूं कितना प्रोड्यूस करूं, मेरे माइंड में कुछ नहीं आता, अरे अंदाजे इतना बना देता हूं। भाई अपने अंदाजे से कुछ भी मैंने बना दिया, कितना भी मैंने बना दिया, लेकिन आने वाले टाइम में अगर डिमांड बहुत ज्यादा हुई मेरे प्रोडक्ट की, मैं कस्टमर्स को ऑन द स्पॉट क्या बोलूंगा, भैया आज नहीं है कल आना, वो कहीं और चला जाएगा। कस्टमर कभी भी वेट नहीं करता बच्चों की आपको आपसे ही लूंगा, कहीं और से नहीं लूंगा। आपको एक शॉप पे सामान नहीं मिलता, आप सेकंड शॉप पे चले जाते हो क्योंकि आपको उसी टाइम वो चीज चाहिए, आप वेट नहीं करेंगे। तो कस्टमर नेवर वेट, कस्टमर कभी वेट नहीं करता बच्चों। हाँ वो अलग बात है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका कस्टमर को हैबिट हो चुका है या वो वही लेता है, उसकी अलग बात है। बट इन एनी हाउ अगर नॉर्मल केस की हम बात करें, कॉमन थिंग्स की बात करें, तो कस्टमर नेवर वेट। उसके लिए मेरे को आज हर चीज अवेलेबल करानी पड़ेगी जो कस्टमर को चाहिए बच्चों। तो उसके लिए मेरे को प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्रोडक्शन की प्लानिंग मैं तब कर पाऊंगा जब मुझे ये पता होगा कि कल मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, मैं उतना प्रोडक्शन आज कर देता हूं। तो प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए आपको करनी पड़ती है बच्चों डिमांड फोरकास्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। तो डिमांड फोरकास्टिंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन इन अ फर्म। सबसे पहले आपको चाहिए डिमांड फोरकास्टिंग। एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन लाइकली डिमांड फॉर इट्स आउटपुट। अगर आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है, जब भी कोई बिजनेसमैन, जब भी कोई ऑनर ऑफ द फर्म ये सोचता है मेरे को अपनी फर्म को बढ़ाना है, पहले वो ये सोचता है कि कल मेरे प्रोडक्ट की डिमांड होगी भी या नहीं। अगर उसे लगता है, उसको एक्सपेक्टेशन है कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है और आगे और चलेगा, तो ही वो बिजनेस को आगे बढ़ाता है, वरना नहीं बढ़ाता है। जिसकी शॉप ही नहीं चल रही, वो खाली बैठा हुआ है, 2-4 कस्टमर दिन में आते हैं, वो बंदा कभी ब्रांच नहीं खोलेगा, एक्सपेंशन नहीं करेगा बिजनेस का। एक ऐसा बिजनेसमैन एक्सपेंशन करता है जिसको पता होता है कि कल मेरे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज्यादा होने वाली है, आज मेरा ब्रांड यहां है, कल मेरा ब्रांड वहां भी होना चाहिए, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड वहां भी होने वाली है, लोगों को पसंद आ रहा है मेरा प्रोडक्ट। तो डिमांड फोरकास्टिंग इसलिए की जाती है, अगर आपको पता है कि मैं प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपैंड कर सकता हूं। अब क्वेश्चन ये कितना एक्सपैंड करूं, तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए बच्चों कि फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होने वाली है। तो बच्चों डिमांड फोरकास्टिंग किस लिए की जा रही है, फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बच्चों, सेल्स फोरकास्टिंग। सेल्स फोरकास्टिंग क्या है बच्चों, आज मेरी सेल्स कितनी है, कल मेरी सेल्स कितनी होगी। अगर मुझे अपनी रेवेन्यू का अंदाजा लगाना है, मेरे को टोटल कितना पैसा मिलने वाला है, मेरे को पहले का पता है कि मेरे को पिछले 3 साल, पिछले 4 साल में इतना पैसा मिला, आज मुझे इतना रेवेन्यू आया, तो कल मुझे कितना आएगा मुझे अंदाजा होगा। मान लीजिए बच्चों, पिछले साल मेरे पास 300 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, उससे पिछले साल मेरे पास 270 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, उससे पिछले साल मेरे पास 250 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। तो पिछले 3 सालों से 250 से 270, 270 से 300 स्टूडेंट्स, और आज मान लो मेरे पास 350 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे पता है कि कल मेरे स्टूडेंट्स बढ़ने वाले, इतना अंदाजा होगा, हो सकता है कम भी हो जाए, पर अराउंड अप्रोक्सीमेट आइडिया होगा कि मेरी रेवेन्यू इतने आने वाली है क्योंकि मेरे पास इतनी सेल्स तो है। तो आपको अंदाजा लगाना है फ्यूचर का कि फ्यूचर में आने वाले 2 सालों में मेरी सेल्स कितनी होगी। उसके लिए भी आपको ये जानना पड़ेगा कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है कितनी, उसके लिए भी आपको डिमांड फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। तो आपको अपनी सेल्स प्रेडिक्ट करने के लिए, अपनी रेवेन्यू का अंदाजा लेने के लिए आपको डिमांड फोरकास्टिंग करनी पड़ सकती है। बच्चों पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं, सेल्स फोरकास्टिंग डिपेंड्स अपॉन डिमांड फोरकास्टिंग। प्रमोशनल एफर्ट्स ऑफ द फर्म लाइक एडवर्टीजमेंट्स, सुटेबल प्राइसिंग शुड बी बेस्ड ऑन डिमांड फोरकास्टिंग। अगर मुझे लग रहा है कि मेरी सेल्स फ्यूचर में डाउन जाने वाली है, अगर मेरी सेल्स फ्यूचर में डाउन जाने वाली है, मुझे पता है, अगर मुझे पता है मेरी सेल्स डाउन जाएंगी, तो मैं आज प्रिकॉशंस लूंगा। मैंने डिमांड फोरकास्टिंग ना की होती, मुझे नहीं पता होता मेरी सेल्स डाउन जा रही है, मैंने डिमांड फोरकास्टिंग की है, मुझे लग रहा है मेरी सेल्स डाउन जाएंगी, तो मैं आज बहुत सारे एडवर्टीजमेंट, बहुत सारी सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटी कर दूंगा ताकि मेरी सेल्स बढ़े। तो बिजनेसमैन फ्यूचर का अंदाजा लेके चलते हैं ताकि आज उनको कोई दिक्कत ना हो, कल उनको लॉस ना हो।
तो डिमांड फोरकास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्स प्रेडिक्शन, सेल्स फोरकास्टिंग। जैसे कि आपको अपना बिजनेस प्रॉफिट में चला के रखना है तो आपको पता होना चाहिए आपकी सेल्स कितनी होने वाली है। अगर कम होने वाली है प्रिकॉशन ले लो, ज्यादा होने वाली है तो प्रोडक्ट बना दो, दोनों में ही फायदा, लॉस कहीं भी नहीं है। डिमांड फोरकास्टिंग से कोई लॉस नहीं है बच्चा, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही देती है डिमांड फोरकास्टिंग। उसके बाद अगर आपके बिजनेस को आपको कंट्रोल करना है, आपका बजट, जितना आपका बजट आप बनाकर चलते हो उससे ज्यादा आपका लग रहा है आज, जितने आपने अंदाजा लगाया कि मेरी कॉस्ट इतनी आनी चाहिए उससे ज्यादा आ रही है, तो क्यों आ रही है? आपने रीजंस देखे, एनालाइज किया आपने बिजनेस के प्रोडक्शन प्रोसेस को, उसके बाद आपने देखा कि मेरी कॉस्ट तो बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसे ही मेरी कॉस्ट बढ़ती चली गई कल तो मेरे को प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो मुझे ये देखना है कि मेरी कॉस्ट क्यों बढ़ रही है और आने वाले टाइम में मेरी कॉस्ट क्या होगी। अगर मेरी कॉस्ट बढ़ने वाली है फ्यूचर में तो मेरे को उस हिसाब से बजट मेंटेन करना है। मेरे को अपने बिजनेस का बजट इस तरह मेंटेन करना पड़ेगा कि मैं कल अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर कॉस्ट बढ़ भी जाए तो मेरे पास इतना फाइनेंशियल बैकअप हो कि बिजनेस में प्रोडक्शन को मैं कंटिन्यू रख सकूं। तो बजट कंट्रोल, बजटरी प्रोसेस के लिए भी आपको डिमांड फोरकास्टिंग बहुत जरूरी पड़ जाती है बच्चों। उसके बाद बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा पॉइंट है इन्वेंट्री कंट्रोल। अगर आपको इन्वेंट्री कंट्रोल करना है बच्चा, क्या कंट्रोल करना है? इन्वेंट्री कंट्रोल करना है। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है कि आप अपने बिजनेस में हमेशा आपका प्रोडक्ट अगर ड्यूरेबल है या सेमी ड्यूरेबल है या फिर आपका प्रोडक्ट में ऐसी क्वालिटी है जो स्टोर हो सकता है, इजीली खराब नहीं होता, पेरिशेबल नेचर का नहीं है, तो आप अपने प्रोडक्ट को हमेशा स्टोर रख के चलते हो, स्टोर करके चलते हो। तो बच्चों हम इन्वेंट्री मेंटेन क्यों करते हैं कि अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में बहुत ज्यादा एकदम से आने वाली है तो उसी समय मेरा कोई कस्टमर मेरे हाथ से खाली ना जाए। मैं इन्वेंट्री मेंटेन करके चलता हूं, उस इन्वेंट्री में से मैं कस्टमर को देता जाता हूं प्रोडक्ट, अपने गोडाउन से निकालता हूं कस्टमर को देता हूं, गोडाउन से निकालता हूं कस्टमर को देता हूं। मतलब मेरे पास इतना इन्वेंट्री मेंटेन्ड है कि मेरा कस्टमर कोई खाली नहीं जाएगा। तो कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस प्रोडक्शन करने से पहले ये सोच के चलती है कि मेरी 200 यूनिट्स आज बिकनी है तो मैं 200 नहीं बनाऊंगा, मैं एक्स्ट्रा बनाकर चलूंगा कि कल को 50 लोग और आ गए तो मैं उनको भी अपना प्रोडक्ट दे पाऊं। ये नहीं बोलूंगा भैया एक हफ्ता वेट करो फिर देता हूं आपको, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको एक अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगाकर चलना है, एक अमाउंट में बैकअप मेंटेन करके चलना है कि आपको इतना लॉस ना हो जाए कि अगर आपने इन्वेंट्री मेंटेन नहीं किया, कस्टमर खाली चला गया, आप खाली बैठे हुए हो, आपका प्रोडक्ट बिक सकता था आपने लेकिन बनाया नहीं। तो इन्वेंट्री मेंटेन करना बहुत जरूरी है बच्चों। तो डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प करती है, इसलिए अगर आपको पता चल गया कि एक साल बाद मेरे प्रोडक्ट की 500 यूनिट्स से और प्रोडक्शन बढ़ने वाला है या अगले महीने मेरा 500 यूनिट से प्रोडक्शन और बढ़ने वाला है, तो मुझे 500 यूनिट्स का इन्वेंट्री एक्स्ट्रा मेंटेन करके चलना है। मेरे को प्रोडक्शन प्रोसेस वालों को बोलना है भैया प्रोडक्शन ज्यादा करो, इन्वेंट्री मेंटेन करो, मेरे को आगे बेचने का। समझ में आ रहा है बच्चों? तो सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल ऑफ, एग्जांपल देता हूं बच्चों में आपको। मान लीजिए ऑटोमोबाइल की एक कंपनी, ऑटोमोबाइल नई नई कंपनी मार्केट में आई, ठीक है, और नई कंपनी मार्केट में आई, उस कंपनी ने गाड़ियां बनाना शुरू किया, गाड़ियां बेचना शुरू किया, गाड़ियां बिकनी शुरू हो गई, गाड़ियां बहुत ज्यादा बिकनी शुरू हो गई। जैसे ही गाड़ियां ज्यादा बिकनी शुरू हुई तो सेल्समैन को पता है, फर्म को पता है, कंपनी को पता है कि गाड़ियां बिक रही हैं तो सर्विसिंग के लिए भी आएंगी, सर्विसिंग पे आएंगी तो मेरे पास उतने स्पेयर पार्ट्स तो होने चाहिए जो उसमें मेरे को लगाने का है। आप जब गाड़ी सर्विस पे लेके जाते हैं बच्चों, आप ऑयल फिल्टर चेंज कराते हैं, एयर फिल्टर चेंज कराते हैं, इंजन ऑयल चेंज कराते हैं, बहुत स्पेयर पार्ट्स चेंज कराते हैं। तो आपके पास वो स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, जितनी आपकी गाड़ियां बिकी आपको पता है कि उस हिसाब से वो गाड़ियां मेरे पास वापस भी आएंगी फॉर सर्विसिंग, और आपने स्पेयर पार्ट्स मेंटेन नहीं किए, उसके लिए इन्वेंट्री मेंटेन नहीं किया, तो आप कैसे सर्विसिंग कर पाएंगे बच्चों? तो कोई भी फर्म, कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस अगर कोई प्रोडक्ट की सेल्स करता है तो उसके लिए चाहे वो स्पेयर पार्ट्स का इन्वेंट्री हो, चाहे वो फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री हो, मेंटेन करके चलता है बच्चों। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। बच्चों आपने देखा होगा कभी भी अगर आप किसी ब्रेड पकोड़े वाले के पास गए जो पकोड़े बनाता है, ब्रेड पकोड़े वाला आदमी जो होता है बच्चों, वो हमेशा इन्वेंट्री में सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर रख के चलता है। आपने ध्यान से देखा होगा कि ब्रेड पकोड़े वाला जो होता है ना, हमेशा
आधे फ्राई किए हुए, हाफ फ्राई किए हुए ब्रेड पकौड़े रखता है। जब कस्टमर आता है तुरंत कढ़ाई में डालता है, फ्राई करता है, लो जी सर्व कर दिया। अगर वो कस्टमर के आने के बाद प्रोडक्शन करेगा, ब्रेड अलग से लगाएगा, उसके बाद फ्राई करेगा, उसके अंदर मैरिनेशन करेगा या कुछ भी करेगा, तो स्टफिंग करेगा, इतना सारा काम कस्टमर के सामने करेगा, कस्टमर तो बहुत वेट करके चला जाएगा बच्चों। तो कस्टमर को चाहिए जाऊं और मिल जाए, तो ब्रेड पकौड़े वाला क्या करता है बच्चों, वो हाफ फ्राई करके सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट का स्टॉक मेंटेन करके चलता है कि आज मेरे पूरे दिन में 50 ब्रेड पकौड़े बिक जाएंगे, तो 50 ब्रेड पकौड़े वो घर से बना के लाता है या पहले ही बना के रख देता है आधे फ्राई करके कि मेरे बिकने वाले हैं, मुझे पता है। तो उसने भी इन्वेंट्री मेंटेन किया। तो आप तो फर्म की बात कर रहे हैं, आप तो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो हर फर्म या हर इंडस्ट्री डिमांड फोरकास्टिंग करने के बाद अपने इन्वेंट्री मेंटेन करके चलती है बच्चों, चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट का हो, चाहे वो सेमी फिनिश्ड हो, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो या स्पेयर पार्ट्स का। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं डिमांड फोरकास्टिंग की यूजफुलनेस। डिमांड फोरकास्टिंग के क्या बेनिफिट है बच्चों। मान लीजिए बच्चों हम बात कर रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फर्म में हर इन्वेस्टर, हर ऑनर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब कि कैपिटल लगाता है, चाहे वो मशीन लगाए, टूल्स लगाए, इक्विपमेंट्स लगाए। अगर वो कैपिटल इक्विपमेंट टूल्स जो भी मशीनरी है वो नहीं लगाएगा, उसका प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। अगर किसी बिजनेसमैन को पता है कि आने वाले समय में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है और मेरे पास सिर्फ एक ही मशीन, मेरे पास सिर्फ एक ही मशीन है, मैं प्रोडक्शन कैसे करूं। लेबर बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, मेरे को प्रोडक्शन का स्केल बढ़ाने का है, साइज बढ़ाने का है, तो मेरे को मशीन भी चाहिए, मेरे को टूल्स भी चाहिए, मेरे को इक्विपमेंट भी चाहिए। तो बिजनेसमैन सोचेगा कि कल को प्रोडक्शन बढ़ाना है, मैं कल तो मशीन लेके नहीं आऊंगा, तो आज मुझे बिजनेस के अंदर मशीनरी भी लगानी है, टूल्स भी लगाने हैं, इक्विपमेंट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी मेरे को सोचना पड़ता है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड अगर ज्यादा होगी और बहुत ही ज्यादा होगी तो आज मुझे मशीन भी लगानी पड़ेगी। तो हर बिजनेसमैन देखता है कि मेरा आज मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं जो, कल मेरा उससे कितना रिटर्न आएगा, और आज मेरी कितनी कॉस्ट लग रही है, मेरा कितना आज इंटरेस्ट रेट लग रहा है, कितने मेरे को कल रिटर्न आएंगे। रिटर्न की फोरकास्टिंग भी देखता है, आज कितना लग रहा है वो भी देखता है, और प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी वो भी देखता है। उसके बाद जाकर कोई बिजनेसमैन अपनी फर्म के अंदर कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करता है। बिना सोचे समझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कौन करेगा बच्चों। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी डिमांड फोरकास्टिंग हेल्पफुल है, यूजफुल है बच्चों। पढ़ते हैं बच्चों क्या लिख रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट यील्ड रिटर्न। कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलते हैं बच्चों मेनी इयर्स तक इन फ्यूचर। अगर बहुत लंबे समय तक जो चीज आपको रिटर्न देगी उसके लिए तो आप आज सोचोगे ही ना बच्चों कि लगाऊं या ना लगाऊं, और लगाते आप तब हो जब आपको पता होता है कि कल मेरे को इससे रिटर्न तो आएगा, तब आप लगाते हो। तो कल का सोचते हो तभी आज डिसीजन आप लेते हो। तो डिमांड फोरकास्टिंग कल के लिए ही है। तो डिमांड फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो गया ना आपके बिजनेस के लिए। तो डिसीजन अबाउट इन्वेस्टमेंट इज टू बी टेकन बाय कंपेयरिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। आज कितना लग रहा है, कल कितना मिलेगा, उसके लिए आप डिमांड फोरकास्टिंग। तो डिमांड फोरकास्टिंग इज हेल्पफुल इन टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो बच्चों, आपने प्रोडक्शन डिसीजन के लिए भी फोरकास्टिंग की, आपने सेल्स के लिए भी फोरकास्टिंग की, आपने बिजनेस में बजट को कंट्रोल करने के लिए फोरकास्टिंग की, आपने इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए भी फोरकास्टिंग की, और आपने कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी फोरकास्टिंग की। तो डिमांड फोरकास्टिंग का एरिया बहुत वाइड है बच्चों। डिमांड फोरकास्टिंग इज वेरी यूजफुल, वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरी बिजनेस इन वेरियस एरियाज, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो इन्वेंट्री हो, और चाहे वो आपका बजट कंट्रोल या इन्वेस्टमेंट हो। तो डिमांड फोरकास्टिंग इज हेल्पफुल इन दिस टाइप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस या फिर सेल्स फोरकास्टिंग या बिजनेस फोरकास्टिंग। उसके बाद बच्चों अब हम चलते हैं एक छोटे से टॉपिक पे जो है कि डिमांड फोरकास्टिंग कितने टाइप्स की हो सकती है। डिमांड फोरकास्टिंग के कितने कितने टाइप्स हैं। तो बहुत सिंपल टॉपिक है बच्चों कि डिमांड फोरकास्टिंग एक छोटी सी फर्म कर रही है। डिमांड फोरकास्टिंग छोटी सी फर्म कर रही है कि मेरी एक फर्म है और मैं वहां एक प्रोडक्ट बनाता हूं, उसकी डिमांड फ्यूचर में क्या होगी। मान लीजिए मेरी एक सीमेंट की कंपनी है और सीमेंट जो कंपनी है उस सीमेंट का नाम है बच्चों जीडी सीमेंट। जीडी सीमेंट मैं बनाता हूं और जीडी सीमेंट जो मेरा है उस सीमेंट की डिमांड मुझे पता है कल कितनी होगी, तो इसलिए आज उतना प्रोडक्शन करके रखता हूं। तो जीडी सीमेंट
सिर्फ एक सीमेंट में एक फर्म की बात हो रही है बच्चों, मैं ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं सीमेंट फर्म जीडी फर्म की बात कर रहा हूं। तो जीडी फर्म का सीमेंट कितना बिकेगा, जीडी ब्रांड का सीमेंट कितना बिकेगा, मैं उसकी फोरकास्टिंग कर रहा हूं, उसे बोलूंगा मैं फर्म लेवल फोरकास्टिंग। अगर मैं ये देखता कि ऑल ओवर इंडिया सीमेंट कितने बिकेंगे अगले एक साल में, मैं सिर्फ जीडी सीमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सभी सीमेंट कंपनीज की बात करता हूं, तो सीमेंट की तो पूरी इंडस्ट्री हो गई ना। अगर मैं ये देखता हूं कि कितने सीमेंट सारे ब्रांड्स मिला के कितने बिकने वाले हैं फ्यूचर में, तो वो है इंडस्ट्री लेवल फोरकास्ट। अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलर ब्रांड की बात करता हूं, वो है फर्म लेवल फोरकास्टिंग। अगर मैं ये देखता हूं कि ऑल ओवर द इकोनॉमी अगले साल नेशनल इनकम कितने से बढ़ेगी, अगले साल मेरी कंट्री का जीडीपी कितना बढ़ेगा, अगले साल मेरी कंट्री में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, दिस इज मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग। मैं पूरी इकोनॉमी की बात करूं तो फोरकास्टिंग कैन बी मैक्रो लेवल, कैन बी एट इंडस्ट्री लेवल, कैन बी एट फर्म लेवल। तो तीन फोरकास्टिंग अवेलेबल है बच्चों, मैक्रो लेवल, दूसरा इंडस्ट्री लेवल और तीसरा फर्म लेवल। एग्जांपल आपके सामने है बच्चों। उसके अलावा डिमांड फोरकास्टिंग में आप बोल सकते हो कि डिमांड फोरकास्टिंग कैन बी ऑन द बेस ऑफ टाइम पीरियड, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान से सुनना, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग एंड लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। बच्चों जब आपको अपने बिजनेस के अंदर छोटे छोटे डिसीजंस थोड़े से टाइम पीरियड के लिए डिसीजन लेने पड़ते हैं, इमीडिएट डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो आप शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग करते हो। आपको फ्यूचर के लिए बड़े डिसीजन लेने हैं, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो, बिजनेस का स्केल बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को जानना पड़ता है। आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से फोरकास्टिंग करते हो कि कल आने वाले 5 सालों में क्या होगा, उसे बोलते हैं बच्चों हम लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग कैन बी फॉर 1 ईयर, हम बोल सकते हैं 6 महीने से लेकर 1 साल तक की हो सकती है। लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग इज फॉर 5 ईयर्स, मैक्सिमम कितने भी ईयर हो सकते हैं, मिनिमम तो है 5 ईयर्स तक तो होगी ही होगी। तो 1 साल से लेके 5 साल अगर फोरकास्टिंग अगर आप कर रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में आएगा बच्चों। तो आप बोलोगे शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग नॉर्मली रिलेट्स टू पीरियड नॉट एक्सीडिंग अ ईयर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग फोरकास्ट। अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आप शॉर्ट टाइम में बार बार रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, बहुत सारी फोरकास्टिंग करते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, उसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। लेकिन अगर आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है बिजनेस का, बड़ी पॉलिसी बनानी है बिजनेस के लिए, उसके लिए आप लॉन्ग टर्म का देखोगे, तो वो होगी फोरकास्टिंग 1 ईयर से लेकर 5 ईयर तक, उसे बोलोगे आप लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, डिपेंड करता है बिजनेस का नेचर आपका कैसा है बच्चों। अगर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है और आपके रीजन बहुत सारे हैं, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, तो आप उसके लिए लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग करते हो, क्योंकि आपको जो डिसीजन लेना है वो फ्यूचर की पॉलिसी बनाने के लिए, आपको अपने बिजनेस की पॉलिसी को चेंज करना है, और पॉलिसी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती, पॉलिसी बनती है लॉन्ग टर्म्स के लिए। तो उसके लिए आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे बच्चों, वो लॉन्ग टर्म लेने पड़ेंगे। तो फोरकास्टिंग भी कैसी करनी पड़ेगी बच्चों, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग भी होती है और शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग भी होती है, हर टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर, सभी बिजनेस के अंदर बच्चों। तो यहां तक आपने देखा कि डिमांड फोरकास्टिंग है क्या, डिमांड फोरकास्टिंग का स्कोप क्या है, कैन बी लोकल और इंटरनेशनल दोनों हो सकता है, डिमांड फोरकास्टिंग के टाइप्स क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग के बेनिफिट्स या यूजफुलनेस क्या है। तो डिमांड फोरकास्टिंग आप लोगों ने आज टॉपिक सुना, शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, तो डिमांड फोरकास्टिंग कितना जरूरी है बच्चों, और डिमांड फोरकास्टिंग के क्या फायदे आपको समझ में आ रहे होंगे बच्चों। तो डिमांड फोरकास्टिंग हम बहुत सारी गुड्स के लिए कर सकते हैं, बहुत सारे डिसीजंस के लिए कर सकते हैं। अब आपको थोड़ी नॉलेज और देते हैं बच्चों रिगार्डिंग कि डिमांड के कितने टाइप्स हो सकते हैं, अदर देन जो आप लोगों ने पढ़ा इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, उसके अलावा डिमांड के और कितने टाइप हो सकते हैं, डिमांड के टाइप के अलावा गुड्स के और कितने टाइप हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, टॉपिक है डिमांड डिस्टिंक्शन। डिमांड डिस्टिंक्शन, डिमांड डिस्टिंक्शन में सबसे पहले जो है बच्चों वो कुछ गुड्स के टाइप हैं जिनके नाम है प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर। तो सबसे पहले बच्चों प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, बट इन डिटेल सुनना बच्चों ध्यान से। प्रोड्यूसर गुड्स वो नाम से ही है जो गुड्स प्रोड्यूसर यूज करता है, प्रोड्यूसर गुड्स वो जो गुड्स प्रोड्यूसर यूज करता है, किस लिए,
कोई भी प्रोड्यूसर अगर मशीन यूज कर रहा है, कोई भी प्रोड्यूसर कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ टूल्स यूज कर रहा है, तो किस लिए कर रहा है बच्चों? उसको और फर्दर गुड्स प्रोड्यूस करनी है। इफ एनी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस समथिंग, चाहे वो कोई भी कॉमोडिटी हो, ही यूज some other type of goods also such as machine, tools, equipments। तो कुछ गुड्स ऐसी हैं जो प्रोड्यूसर यूज करते हैं टू प्रोड्यूस फर्दर गुड। अब बिना मशीन के प्रोडक्शन तो नहीं हो सकता बच्चों, और मशीन भी एक गुड है। तो मशीन को आप क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स। नहीं सर, मशीन तो मेरे घर में भी है, उसको कंज्यूमर गुड्स बोल सकता हूं। तो बच्चों, आप जो घर में आपके मशीन है ना, उससे आप फर्दर प्रोडक्शन नहीं करते, इसलिए उसको आप कंज्यूमर गुड्स बोल रहे हैं। उससे आप वांट सेटिस्फाई करते हैं। आपके घर वॉशिंग मशीन होगी, उससे आप कपड़े धोते हैं अपने लिए, आपकी ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस नहीं है। अगर आपका बिजनेस है ड्राई क्लीनिंग का और आप वहां वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, तो कमर्शियल वॉशिंग मशीन, तो वो आपके लिए कंज्यूमर गुड्स नहीं है, वो आपके लिए कौन सी गुड्स है? प्रोड्यूसर गुड्स। तो जिन गुड्स को हम फॉर फर्दर प्रोडक्शन या गुड्स का या सर्विस का किसी के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो वो गुड्स हैं प्रोड्यूसर गुड्स। बट जिन गुड्स को आप अपने वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो है कंज्यूमर गुड्स, जो आपके घरों में है। तो हाउस होल्ड यूज करते हैं कंज्यूमर गुड्स को, और प्रोड्यूसर यूज करते हैं प्रोड्यूसर गुड्स को टू प्रोड्यूस मोर। फर्दर गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हैं प्रोड्यूसर गुड्स को। तो प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी हुई बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी हैं? दीज गुड्स, the goods which are used for further production are called producer goods। example machines, equipments, tools, कुछ भी आप बोल सकते हो बच्चों। उसके बाद लिखा है जो गुड्स यूज होती हैं किस लिए? आपके वांट को डायरेक्ट सेटिस्फाई करने के लिए। the goods which are used for final consumption by the households are called consumer goods such as ready-made clothes, toothpaste, soap, house। ये सब घर में आपकी चीजें हैं जो है आपके लिए कौन सी गुड्स हैं? कंज्यूमर गुड्स। वो क्या बोलते हैं? अपने वांट डायरेक्ट सेटिस्फाई करते हो। तो प्रोड्यूसर गुड्स भी कई तरह की होती है बच्चों। प्रोड्यूसर गुड्स को मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूं दो पार्ट्स में, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। एग्जांपल सुनिएगा बच्चों। अगर एक प्रोड्यूसर फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए मशीन यूज करता है, तो पक्की बात है मशीन के अंदर इनपुट्स तो डालता ही होगा, रॉ मटेरियल तो डालता ही होगा। तो प्रोड्यूसर के लिए रॉ मटेरियल कौन से गुड है तो प्रोड्यूसर गुड्स, बट सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। मशीन लंबे समय तक चलेगी उसकी, वो है ड्यूरेबल प्रोड्यूसर। ऐसे ही कंज्यूमर के लिए भी गुड्स के फर्दर और टाइप हो सकते हैं। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, और सर्विसेज भी हो सकती है। अगर आपके घर में, आप हाउस होल्ड्स हैं, आप कंज्यूमर्स हैं, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, टीवी है, ठीक है, एलईडी है, या एसी है, या कार है, वो आपके लिए कंज्यूमर गुड्स हैं, बट उनकी लाइफ बहुत ज्यादा लंबी है। दीज आर कॉल्ड ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। आपके घर में कुछ गुड्स ऐसी भी हैं जिनको आप यूज करते हो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, अप्रोक्सीमेट 1 साल तक के लिए। आपके क्लोथ्स, शूज, क्रोकरी 1 साल तक चलेगा, देन खत्म, यूज करने का मन नहीं करता, खराब हो जाती है चीज, घिस जाती है। तो हम उसको बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल, 1 साल तक के लिए। कुछ गुड्स ऐसी भी आपके घर में, आपके फ्रिज में, आपके किचन में, यूज की खत्म, यूज की और खत्म, जैसे कि व्हीट का आपका फ्लोर, उसके अलावा आपका ऑयल या ब्रेड या बिस्किट्स, जाम, बटर, ये गुड्स कौन सी है? नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। आप सर्विस भी लेते हो, डॉक्टर की या टीचर की या लॉयर की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, सर्विसेज भी किस में आती हैं? कंज्यूमर गुड्स के अंदर आप उसको डाल सकते हो। तो बच्चों, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स का फर्दर डिवाइड कर रहे हो ड्यूरेबल में या नॉन ड्यूरेबल में या सेमी ड्यूरेबल में। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ड्यूरेबल गुड्स क्या है और नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या है बच्चों। तो गुड्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन सी है? जिन गुड्स की लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है बच्चों, और सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलती है लंबे समय तक। तो ड्यूरेबल गुड्स में 2 गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती है ड्यूरेबल, और प्रोड्यूसर भी हो सकती है। प्रोड्यूसर ड्यूरेबल गुड्स में क्या आएगा बच्चों? बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में क्या आएगा बच्चों? कार, टीवी और रेफ्रिजरेटर। उसके अलावा हमारे पास है बच्चों नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिनकी लाइफ सिंगल टाइम के लिए है। कंज्यूमर के पास भी होती है, प्रोड्यूसर के पास भी होती है ऐसी गुड्स। हमारे पास क्या है?
कंज्यूमर के पास ऐसी कौन सी गुड्स हैं जो यूज करते हैं और खत्म हो जाती है बच्चों? किचन आइटम्स या फ्रिज वाले आइटम पड़े हैं आपके पास घर में, मिल्क, ब्रेड, बटर, बिस्किट, जैम। प्रोड्यूसर के पास जो गुड्स हैं जो यूज किया और खत्म, वो क्या है बच्चों? वो रॉ मटेरियल है, ठीक है, फ्यूल है, पावर है, यूज किया और खत्म, उसको दोबारा नया चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों ने डिवाइड किया कंज्यूमर गुड्स को और प्रोड्यूसर गुड्स को दो अलग अलग पार्ट। अब मैं बात करूंगा बच्चों कुछ डिमांड के टाइप्स की। डिमांड के टाइप आपने पढ़े हैं बच्चों, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। आज मैं बात करने जा रहा हूं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड की। वो क्या है बच्चों? डिमांड को मैं दो टाइप में डिवाइड कर रहा हूं बच्चों, एक तो ऑटोनॉमस डिमांड और एक डिराइव्ड डिमांड। ऑटोनॉमस डिमांड और एक डिराइव्ड डिमांड। ऑटोनॉमस डिमांड क्या है? मतलब डायरेक्ट डिमांड। बच्चों आपको कोई भी चीज चाहिए, मान लीजिए कि आपको आपका घर रिनोवेट कराना है, आपको अपना घर रिनोवेट कराना है, ये आपकी डिमांड है। इतने पैसे भी आपके पास हैं कि रिनोवेट करा सकते हो आपके पेरेंट्स के पास। तो आपके पेरेंट्स के लिए घर को रिनोवेट कराना इज डायरेक्ट डिमांड, मेरी डिमांड है। बट मेरे घर को रेनोवेट करने के लिए मेरे को कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होंगे। मुझे व्हाइट वॉश दोबारा कराना है, मुझे प्लास्टर दोबारा कराना है, मुझे डोर्स चेंज कराने हैं, विंडोज चेंज करानी है, बहुत सारे काम होते हैं। तो घर को रेनोवेट कराने के लिए मुझे फर्दर कुछ गुड्स की डिमांड और करनी पड़ेगी, जिसकी हेल्प से मैं अपने घर को रेनोवेट करा पाऊंगा। तो मेरे को अपने घर को रेनोवेट कराना, दिस इज डायरेक्ट डिमांड, ऑटोनॉमस डिमांड। पर घर को रेनोवेट कराने के लिए मेरे को चाहिए व्हाइट वॉश या वुडन का काम, वुडन की डिमांड करनी पड़ेगी, व्हाइट वॉश की डिमांड करनी पड़ेगी, इस तरह से सीमेंट की डिमांड करनी पड़ेगी। तो ये सारी गुड्स की डिमांड मैं क्यों कर रहा हूं? अपने घर के रेनोवेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए। मेरी बात समझना बच्चों ध्यान से। जिन गुड्स की डिमांड को किसी और डिमांड को पूरा करने के लिए किया जाए, जिस डिमांड को पूरा करने के लिए आप किसी और गुड्स की डिमांड कर रहे हो, तो जो किसी और गुड्स की डिमांड कर रहे हो वो डिमांड डायरेक्ट नहीं है, वो है इनडायरेक्ट डिमांड, उसे बोलेंगे डिराइव्ड डिमांड। तो इन शॉर्ट, जिन गुड्स की डिमांड को किसी दूसरी गुड्स की डिमांड को पूरा करने के लिए किया जाए उसे बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। बहुत सिंपल बच्चों, देखो आपको कुछ भी खरीदना है, आपको मोबाइल फोन चाहिए, आपको लैपटॉप, कोई भी गैजेट आपको चाहिए, वो आपकी डायरेक्ट डिमांड है। उसको खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं आता। तो मनी की डिमांड इज ऑलवेज डिराइव्ड। बिना मनी की डिमांड किए मैं कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं कर सकता बच्चों। तो मनी की डिमांड हमेशा डिराइव्ड होती है। बट उसके अलावा हम बोलते हैं कि मेरे को अगर अपने घर पे पिज्जा बनाना है और पिज्जा बनाने के लिए मेरे को पिज्जा बेस चाहिए, पिज्जा सॉस चाहिए, पिज्जा टॉपिंग्स चाहिए, ठीक है, उसकी डिमांड इज डिराइव्ड। पिज्जा की डिमांड इज डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? तो बच्चों डिराइव डिमांड और ऑटोनॉमस डिमांड ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट डिमांड को पेरेंट डिमांड भी बोल देते हैं बच्चों। द डिमांड फॉर कॉमोडिटी इज सेड टू बी डिराइव्ड व्हेन इट्स डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर अदर कॉमोडिटी। इन अदर वर्ड्स, it is the demand which has been derived from the demand of some other commodity called parent product. Parent product क्या है? आपके घर का रिनोवेशन इस पेरेंट प्रोडक्ट, उसके लिए आपको डिमांड करनी पड़ी सीमेंट की। सीमेंट इज नॉट पेरेंट प्रोडक्ट, वो है डिराइव्ड डिमांड। समझ में आ रहा है बच्चों? तो डिमांड फॉर ब्रिक्स, डिमांड फॉर सीमेंट, डिमांड फॉर स्टील, सैंड, ये सब डिराइव्ड डिमांड है अपने घर को अगर कंस्ट्रक्ट कराना है तो। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? जब किसी गुड्स की डिमांड इंडिपेंडेंट हो, वो आपके ऑटोनॉमस है। आपको किसी गुड्स की डिमांड करनी है, मान लो आपको मोबाइल फोन खरीदना है, मोबाइल फोन खरीदना है तो बच्चों आपकी डायरेक्ट डिमांड, इंडिपेंडेंट डिमांड। उसके लिए आपको मनी की डिमांड करनी पड़ेगी अगर, तो मनी की डिमांड इज डिराइव्ड। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके अंदर। उसके अलावा बच्चों, उसके अलावा जैसा कि आपने डिमांड फोरकास्टिंग में पढ़ा कि आप डिमांड फोरकास्टिंग इंडस्ट्री लेवल पे भी कर सकते हो, आप डिमांड फोरकास्टिंग फर्म लेवल पे भी कर सकते हो, ऐसे ही आप डिमांड भी फर्म लेवल पे भी देख सकते हो और इंडस्ट्री लेवल पे भी देख सकते हो। अगर मैंने बोला बच्चों, एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, अगर आप सीमेंट की डिमांड कर रहे हो बच्चों, सीमेंट की डिमांड, तो सीमेंट तो पूरी इंडस्ट्री है, सीमेंट के बहुत सारी फॉर्म्स हैं, सीमेंट के बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं।
सीमेंट की डिमांड कर रहा हूं सिर्फ, मेरे को मतलब नहीं है कौन सा सीमेंट, दिस इज इंडस्ट्री डिमांड। अगर मैं प्रॉपर जीडी सीमेंट की डिमांड कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर फॉर्म जीडी सीमेंट, वो है मेरी फर्म लेवल डिमांड। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो, आप मार्केट में गए, आप मॉल में गए, आपको शूज खरीदने हैं, आपने मदर को बोला या आप अपने फादर को बोला मेरे को शूज खरीदने हैं, तो शूज आपको चाहिए, आपकी डिमांड है, दिस इज इंडस्ट्री डिमांड। अब मॉल में गए, आपने बहुत सारे शूज के ब्रांड्स देखे, आपको प्यूमा के शूज पसंद आए, दिस इज फर्म लेवल डिमांड, पर्टिकुलर ब्रांड प्यूमा। चलिए, द टोटल डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी of a particular industry is called industry demand. Example, total demand for shoes of the country. पूरी कंट्री में शूज की कितनी डिमांड है? सिर्फ शूज की इंडस्ट्री डिमांड। पूरी कंट्री में प्यूमा के शूज की कितनी डिमांड है? दिस इज फर्म लेवल डिमांड। समझ में आया बच्चों? या फिर कंपनी डिमांड, इसको आप बोल सकते हो, फर्म डिमांड भी और कंपनी डिमांड भी, ठीक है, एक ही बात है बच्चों। उसके बाद बच्चों आते हैं शॉर्ट रन डिमांड और लॉन्ग रन डिमांड। बच्चों बहुत सिंपल है, अगर डिमांड का रिस्पॉन्स इमीडिएटली आ जाए, मान लो आज प्राइस चेंज हुआ, बच्चों आपने देखा होगा पेट्रोल के प्राइस रात को चेंज हुए, सुबह पेट्रोल की डिमांड बहुत ज्यादा उथल पुथल हो जाती है, प्राइस बढ़ गए तो डिमांड कम हो जाती है, कम लोग पेट्रोल भरवाते हैं या थोड़ा सा पेट्रोल भरवाते हैं, प्राइस कम हो गए तो टैंक भी फुल करवा लेते हैं। तो अगर डिमांड का रिस्पांस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आ रहा है, प्राइस के चेंज होने से या अदर फैक्टर के चेंज होने से, तो वो शॉर्ट टर्म डिमांड है। अगर आज प्राइस चेंज हुआ है, डिमांड का रिस्पांस बहुत टाइम बाद में देखने को मिल रहा है, दिस इज लॉन्ग टर्म डिमांड। तो बच्चों शॉर्ट टर्म डिमांड क्या है? व्हेन डिमांड रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू प्राइस चेंजेस, इनकम चेंजेस, इट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म डिमांड। व्हेन डिमांड स्टिल एग्जिस्ट as a result of change in pricing, sales promotion, quality improvement, after enough time is allowed to let the market adjust to new situation is called long run demand. आज प्राइस चेंज हुए, न्यू सिचुएशन आने में टाइम लगेगा, जब सिचुएशन चेंज होगी, दिख रहा है हमें कि अब डिमांड में रिस्पॉन्स आया, तो वो लॉन्ग टर्म डिमांड है। इस तरह से शॉर्ट टर्म डिमांड और लॉन्ग टर्म डिमांड भी हो सकती है बच्चा। उसके बाद बच्चों अब आपके पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सर डिमांड के फैक्टर तो हम कर चुके, इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर आप लोगों ने करे थे, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट प्रेफरेंस, आप लोगों ने किया। बच्चों ये जो फैक्टर हैं, ये फैक्टर सिर्फ डिमांड की नहीं है, इंडिविजुअल डिमांड की नहीं है, मार्केट डिमांड की नहीं है, ये फैक्टर है ड्यूरेबल गुड्स के डिमांड के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं और नॉन ड्यूरेबल गुड्स के डिमांड के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। सबसे पहले है बच्चों, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड को अफेक्ट करते हैं बच्चा? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सबसे पहला आपकी इनकम, आपकी डिस्पोजेबल इनकम। सर क्या फर्क है इनकम में और डिस्पोजेबल इनकम में? आपकी इनकम वो जो आप एक्चुअल में अर्न कर रहे हो, डिस्पोजेबल इनकम वो जिस इनकम में से आपने टैक्स पे कर दिया, नॉन टैक्स पे कर दिया, मिसलेनियस रिसिप्ट्स जो गवर्नमेंट को जाती हैं सब पे कर दी, उसके बाद जो बच गया उससे आप या तो कंजम्पशन करेंगे या सेव करेंगे, वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम। जो इनकम आपके खर्च करने के लिए या बचाने के लिए जो बची हुई है, वो डिस्पोजेबल इनकम है। आफ्टर पेइंग टैक्सेस या मिसलेनियस जो भी आप गवर्नमेंट को पे करते हो, उसके बाद जो बचता है वो कौन सी इनकम? डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम कैसे अफेक्ट करती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड को? बच्चा सबसे पहले व्हाट इज नॉन ड्यूरेबल गुड? नॉन ड्यूरेबल गुड वो गुड है जो सिंगल यूज कंजम्पशन गुड है, यूज किया और खत्म हो जाती है बच्चों, आपके घर का राशन, ठीक है। तो द इनकम लेफ्ट विद द पर्सन, द इनकम लेफ्ट विद द पर्सन आफ्टर पेइंग टैक्सेस and other deduction is called disposable income. Other thing being equal, more the disposable income of household, more the demand for non-durable goods and vice versa. आपने नोट किया होगा बच्चों, जिन लोगों की इनकम बहुत ही कम होती है, पुअर क्लास फैमिली, वो लोग इकट्ठा एक महीने का राशन नहीं लेते। अगर आज पूरे दिन में जितना दूध चाहिए ना, उतना ही लेंगे।
जितना आटा चाहिए ना उतना ही लेंगे, आधा किलो या 1 किलो। जितनी वेजिटेबल्स चाहिए उतनी ही लेंगे, वेजिटेबल नहीं लेंगे तो जितने उनको वो नॉर्मल जो खाना खाते हैं वो चटनी के साथ एक ऐसे भी खा लेते हैं, आपको पता है बच्चों, तो वो उतनी डिमांड करते हैं जितनी उनको आज चाहिए, क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम है। मिडिल क्लास रिच क्लास क्या करता है, इकट्ठा 2 महीने का राशन मंगा लिया जी, जितना चाहिए उससे और ज्यादा आ गया। आप मॉल में गए हो, ग्रोसरी शॉप पे गए हो, अपना आप लेते हो बैग और उसमें जो मन कर रहा है वो डालते जाते हो, जो नहीं लेना वो भी ले लेते हो। तो हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड ज्यादा ही कर लेते हैं अगर हमारी इनकम ज्यादा है तो, और इनकम कम है तो हम डिमांड भी कम ही करते हैं, जितना चाहिए उतना ही हम लेते हैं बच्चों। उसके बाद है प्राइस। अगर नॉन ड्यूरेबल गुड्स का जो प्राइस है बच्चों वो बहुत ज्यादा है तो हम क्या सोचते हैं, यार ये नहीं लेते, कुछ और लेते हैं जो सस्ता हो। जैसे कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स के एग्जांपल हम बात करते हैं बच्चों, आपके घर में जब डिश वॉश करते हैं, बर्तन धोते हैं, तो उसके लिए हम लिक्विड यूज करते हैं, विम लिक्विड हो गया या अदर लिक्विड हो गया। अगर कोई लिक्विड बहुत कॉस्टली होता है, महंगा होता है, हम क्या देखते हैं, यार काम तो सेम ही करना है, बर्तन तो ये भी धोएगा, सस्ते वाला ले लेते हैं। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में ऐसे ही होता है, प्राइस थोड़ा सा भी राइज हुआ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उसको। देखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं बच्चों, द डिमांड फॉर अ गुड्स depend upon its price and the price of substitute goods also, complementary goods also. The demand for commodity is inversely related to own price and the price of its complementary. The demand for a commodity is positively related to its substitute. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों कि अगर दो गुड सब्स्टिट्यूट हैं, एक के प्राइस ज्यादा है, मैंने एग्जांपल दिया आपको कि विम लिक्विड बार बहुत महंगा हो गया या विम लिक्विड जो बॉटल है बहुत महंगी हो गई है, तो अब दूसरा को देखते हैं कि ये सस्ते वाला ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री भी ऐसा होता है कि प्राइस ऑफ वन गुड बढ़ रहा है, दूसरे की डिमांड हम कम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एक साथ यूज होनी है बच्चों। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट और प्राइस ऑफ गिवन गुड भी नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, व्हाट इज डेमोग्राफी बच्चों, आपकी कंट्री की पॉपुलेशन, आपकी जहां आप रहते हैं सोसाइटी में उसका एरिया, वहां के लोगों का कॉम्पोजिशन कैसा है, किस तरह के लोग हैं, मेल ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है, अडल्ट ज्यादा है, ओल्ड एज लोग ज्यादा है या बच्चे ज्यादा है। जो लोग ज्यादा है उन्हीं की गुड्स की डिमांड ज्यादा होती है, जो लोग कम है उनके गुड्स की डिमांड कम होती है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि गुड्स की डिमांड को अफेक्ट करता है डेमोग्राफी भी। बच्चों अब तक हमने पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, अब हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। ड्यूरेबल गुड्स वो भी आपके घर में, कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। तो आपके घर में अगर एलईडी टीवी नया लेना है तो टीवी को एक बंदा तो नहीं देखता, ड्राइंग रूम में बैठ के या हॉल में बैठ के 4 लोग, 3 लोग, 5 लोग फैमिली एक साथ बैठ के आप टीवी देखते हो। तो टीवी लेने का डिसीजन जो लंबे समय तक चलेगा, टीवी एलईडी टीवी लेने का डिसीजन सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं है, आपकी पूरी फैमिली पे डिपेंड, जो टीवी देखती है आपके साथ बैठकर। तो आपकी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स जैसे कि एलईडी टीवी, उसकी डिमांड को सिर्फ आप नहीं बल्कि पूरी फैमिली डिसाइड करिए कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना, कितना बड़ा लेना है कितना छोटा लेना है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो एक पॉइंट है यहां पर, ज्वाइंट यूज ऑफ अ गुड बाय हाउस होल्ड। अगर कोई गुड एक साथ अब यूज करते हैं तो सबके डिसीजन से डिमांड अफेक्ट होती है, सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन से डिमांड अफेक्ट नहीं होती। बहुत सिंपल पॉइंट था बच्चों। उसके अलावा बच्चों एक पॉइंट है यहां पे, प्राइस एंड क्रेडिट फैसिलिटीज। बच्चा अगर अगर कोई ऐसी ड्यूरेबल गुड्स है, देखो ऑलमोस्ट सारी ड्यूरेबल गुड जो होती है वो महंगी आती है बच्चों, चाहे वो एलईडी टीवी हो, 30,000 25,000 से शुरू होता है स्मॉल टीवी, छोटा टीवी। तो बच्चों स्मार्ट टीवी इतने का ही आता है। तो स्मार्ट टीवी की बात करूं या मैं 2 व्हीलर में किसी स्कूटी की बात करूं या मैं 4 व्हीलर में कार की बात करूं, तो सारी ड्यूरेबल गुड्स, एसी की बात करूं, सब महंगा आता है बच्चों। हम ज्यादातर इन चीजों को फाइनेंस कराते हैं, मिडिल क्लास फैमिली में फाइनेंस कराती है। तो फाइनेंस जब कराते हैं, मान लीजिए ड्यूरेबल गुड्स जो है, टीवी है, फ्रिज है, कार है, स्कूटर है, इन सब के लिए हमारे एरिया के अंदर फाइनेंस की फैसिलिटी, उधार पे लेते हैं ना आप लोग, ईएमआई बना लेते हैं,
वो चीज अवेलेबल नहीं है। आप सोचिए, आज की डेट में, आज के टाइम में ऑलमोस्ट सारी ड्यूरेबल गुड्स फाइनेंस कराई जाती है। ज्यादा लोग फाइनेंस कराते हैं। आज पैसे देना कौन चाहता है? कल दे देंगे, 2000 में देने, हर महीना दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कम पैसे जेब से निकलेंगे ना, ऐसा लोग सोचते हैं। तो जिन गुड्स के लिए क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है बच्चों, तो शायद हम उस चीज को इग्नोर करें, हम नहीं खरीदते, इतने पैसे हमारे पास नहीं है, जब आएंगे हम तब खरीदेंगे। तो ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड ज्यादा कब होगी? अगर आपके एरिया में क्रेडिट फैसिलिटीज, ईएमआई फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो उनकी डिमांड ज्यादा होगी। नहीं है तो नहीं होगी। बहुत सिंपल पॉइंट है। उसके अलावा बच्चों, उसके अलावा है स्पेशल फैसिलिटीज। बच्चों कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनको यूज करने के लिए आपको स्पेशल फैसिलिटी चाहिए। स्पेशल फैसिलिटी चाहिए। आपको एक लग्जरी कार लेनी है, आपको मर्सिडीज, ऑडी, लंबोर्गिनी, फेरारी ऐसी कार्स लेनी है, स्पोर्ट्स कार। इनका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है, रोड से और गाड़ी के बीच जो गैप है ना, वो बहुत कम होता है। वो स्पीड ब्रेकर आया तो टकरा जाएगी, चल नहीं पाएगी। इंडियन रोड्स पे स्पोर्ट्स कार बहुत कम चलती हैं, आपको पता है, इसलिए यहां बिकते भी ज्यादा नहीं है। जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, एसयूवी टाइप कार्स, वो ज्यादा बिकती हैं। हैचबैक कार्स बिक जाती हैं, लेकिन स्पोर्ट्स कार कम बिकती है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स कार को चलाने के लिए वो रोड नहीं है। जब वो फैसिलिटी ही नहीं है तो वो कार कैसे बिकेगी इंडिया के अंदर? सोचो। इसलिए बोलते हैं कि जिन गुड्स की डिमांड में ऐसा कुछ है कि उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी चाहिए और वो नहीं है, तो वो चीज नहीं बिकेगी। अगर वो फैसिलिटी है तो वो चीज बिकेगी। तो स्पेशल फैसिलिटीज भी डिमांड को अफेक्ट करती हैं बच्चों। मेरे बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? उसके अलावा किसी गांव में चले जाओ, किसी गांव में आपको बहुत बड़ा टीवी लगाना है या रेफ्रिजरेटर लगाना है जिसके लिए हाई वोल्टेज चाहिए, और वहां लो वोल्टेज आती है, लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है, तो वहां वो चीज नहीं चल पाएगी, खराब हो जाएगी, फूक सकती है ना, फ्यूज उड़ सकता है। तो वहां पर आपको पावर सप्लाई प्रॉपर चाहिए। तो फैसिलिटी डिपेंड करता है बच्चों, वहां है या नहीं, तब वो गुड्स बिकेगी। उसके अलावा एक पॉइंट और है बच्चों, लॉन्ग टाइम यूज और रिप्लेसमेंट। कोई इंसान ड्यूरेबल गुड्स को कितनी जल्दी चेंज करता है, उस पर डिपेंड करता है डिमांड दोबारा होगी या नहीं होगी। बच्चों पुरानी गाड़ी जाएगी तो नहीं आएगी ना। एक कई लोग हैं मैंने ऐसे देखे, नई गाड़ी ली, 3 साल चलाई, निकाल दी, नहीं ले ली, 3 साल चलाई, निकाल दी, नहीं ले ली। तो उनका यूज करने का टाइम पीरियड बहुत छोटा है, इसलिए जल्दी डिमांड करते हैं वो ड्यूरेबल गुड्स की। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आज गाड़ी ली, 15 साल तक चलेगी पेट्रोल कार, पूरे 15 साल तक चलाते हैं, फिर बेचते हैं। उनका जो ड्यूरेबिलिटी है यूज करने का, रिप्लेस करने का टाइम गैप जो है बहुत ज्यादा है, बाद में लेंगे, तो उनके लिए डिमांड बहुत कम है ड्यूरेबल गुड्स की। जो लोग लंबे समय तक चलाते हैं चीजों को, जो लोग लंबे समय तक गुड्स को चलाते हैं, उनके लिए लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड जल्दी से नहीं होती, कम होती है। जो लोग छोटे टाइम के चलाते हैं उनके लिए ज्यादा होती है बच्चों। एक और बात भी है, ड्यूरेबल गुड्स पे डेप्रिसिएशन लगता है। अगर डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा लग रहा है ड्यूरेबल गुड्स पे, जल्दी खत्म हो जाएगी वो, अब जल्दी लेंगे भी सही। तो ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड डिपेंड करती है किस पे? डेप्रिसिएशन पे, वेयर एंड टियर पे, टाइम के साथ साथ, या कितने टाइम बाद आप उसको रिप्लेस करते हैं। ये सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं किसको? ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड को। बहुत सिंपल टॉपिक था, समझ में आपको आ गया होगा बच्चों। इसके बाद, इसके बाद बच्चों एक टॉपिक छोटा सा और आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स। कोई भी प्रोड्यूसर अपनी गुड्स को कब चेंज करता है, कब रिप्लेस करता है, वो किस पे डिपेंड करता है बच्चा? वो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पे। तो प्रोड्यूसर अपनी गुड्स को कब चेंज करेगा बच्चों, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, प्रोड्यूसर कौन सी गुड्स यूज करता है? हमने बोला दो टाइप की गुड्स यूज करता है। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, रॉ मटेरियल यूज किया और खत्म हो गया। दूसरा ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड, मशीन, इक्विपमेंट्स, टूल्स। अब इन गुड्स की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? मैं एग्जांपल देता हूं आपको बच्चों। प्रोड्यूसर जो मशीन यूज कर रहा है, उसने आज ली और 3 साल बाद वो मशीन आउटडेटेड हो गई, टेक्नोलॉजी मार्केट से चली गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। प्रोड्यूसर को वो मशीन चेंज करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, बोलो 3 साल के अंदर? तो टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी चेंज हो रही है, उस पर डिपेंड करता है कि प्रोड्यूसर मशीन अगली लेगा कब, या लेगा या नहीं लेगा। तो प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड को अफेक्ट करने वाला एक फैक्टर है, दैट इज टेक्नोलॉजी, दैट इज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। समझ में आया बच्चों?
उसके अलावा आज मार्केट में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। जब प्रोड्यूसर गुड्स को खरीदता है, मशीन खरीदता है, इक्विपमेंट खरीदता है, टूल्स खरीदता है, तो कई बार उसको फाइनेंस कराता है, लोन पे लेता है, बोरो करता है। उसके लिए वो देखता है कि आज मेरे को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है और कितना फ्यूचर में रिटर्न आएगा, उस पे भी डिपेंड करता है कि वो गुड्स को लेगा भी या नहीं लेगा। कितनी कॉस्ट मेरी आज लग रही है, ज्यादा लग रही है तो मैं वो नहीं लेता, कम लग रही है तो मैं ले लेता हूं, इस मशीन से मेरी कॉस्ट बहुत कम आएगी, मैं ले लेता हूं। तो ऐसे फैक्टर भी प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं बच्चों। उसके अलावा एक पॉइंट और है, द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। मेरे पास आज कितने टूल्स, कितने इक्विपमेंट्स, कितनी मशीन पड़ी हुई है। अगर मेरे पास ऑलरेडी 4 मशीन पड़ी हुई है, यूज मेरी 3 होती है, एक बहुत कम यूज होती है, तो मैं और मशीन नहीं लूंगा फालतू। तो आज एग्जिस्टिंग स्टॉक कितना पड़ा है, मान लीजिए रॉ मटेरियल का स्टॉक प्रोड्यूसर ने बहुत सारा मेंटेन कर रखा है, जो आगे यूज करेगा, वो बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, तो और इकट्ठा नहीं करेगा बच्चों, समझ रहे हो। तो प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड को भी एक फैक्टर इफेक्ट करता है कि आज कितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है। उसके अलावा बच्चों, अगर आपके बिजनेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये नहीं तो ये सही, तो अगर जिस फैक्टर का प्राइस ज्यादा है और उसका जो सब्स्टिट्यूट है उसका प्राइस कम है, तो मैं उसको लूंगा जिसका प्राइस चीप है, सस्ता है। तो प्रोड्यूसर गुड्स में अगर कोई सब्स्टिट्यूट है फैक्टर में जिन्हें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो वहां पर हम स्विच कर देते हैं, अगर प्राइस ज्यादा है उसका, उसको ना लेकर सस्ते वाला ले लेते हैं। तो यहां लिखा है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूटेबल फैक्टर इंक्रीज डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स। उसके अलावा बच्चों हम देख रहे हैं कि डिमांड फॉर प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स इज डिराइव्ड डिमांड। इनकी डिमांड डिराइव्ड होती है, इनकी डिमांड तब की जाती है जब किसी और गुड्स को प्रोड्यूस करना हो, तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एमसीक्यू बन सकता है बच्चों, कि प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड क्या होती है, डायरेक्ट या डिराइव्ड, ऑटोनॉमस या डिराइव्ड। क्या बोलोगे, डिराइव्ड। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड को इसलिए करता है प्रोड्यूसर क्योंकि उसको फर्दर प्रोडक्शन करना है बच्चों। तो हम लोगों ने बच्चों आज डिमांड फोरकास्टिंग, बड़े काम का टॉपिक शुरू किया था। डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, फीचर क्या है, स्कोप क्या है, किस टाइप का होता है, बेनिफिट्स क्या है, यूजफुलनेस क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा डिमांड डिस्टिंक्शन, डिमांड के टाइप्स कितने हैं, गुड्स के टाइप कितने हैं, कौन से फैक्टर कौन सी गुड्स को अफेक्ट करते हैं। ये सारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था बच्चों, जितना भी हमने किया रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा नया टॉपिक, डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है बच्चों, डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद आपका यूनिट 1 जो है चैप्टर 2 का, वो खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे उसके बाद। तो आप डिमांड फोरकास्टिंग का इंट्रोडक्शन बेसिक अच्छे से रिवाइज करना, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स में कोई दिक्कत ना आए। आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, थैंक यू।